नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय और आज देश के ज्वलंत मुद्दे हाथरस प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष तौर पर मौजूद हैं विजय शंकर सिंह जी, अवकाश प्राप्त वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। हम उनसे आज इस प्रकरण पर सारे कानूनी पहलू समझने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें शासन प्रशासन की ढिलाई है या किस तरीके से मामले को तूल दिया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई सिर्फ राजनीति है या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है या इसमें वाकई में कोई कमियां हैं और इसके क्या इफेक्ट बट्स हो सकते हैं और क्या इसके कानूनी पक्ष हो सकते हैं, इस पे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि विजय शंकर सिंह जी लंबे समय से सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर और बहुत से कानूनी मसलों पर अपनी राय भी रखते हैं और इस मसले पर भी लगातार विजय शंकर सिंह जी लिख रहे हैं। हस्तक्षेप.com पर आप लोग उनके लेख पढ़ भी रहे होंगे कि वो किस तरीके से सारे कानूनी पहलुओं से आपको अवगत करा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके इफ एंड बट्स हो सकते हैं, कहाँ सरकार की कमी हो सकती है, कहाँ जनता की कमी हो सकती है, कहाँ किस पक्ष की कमी हो सकती है, कहाँ प्रशासन की कमी हो सकती है। इससे भी वो अवगत कराने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो हम विजय शंकर सिंह जी से अपने साथी हरप्रीत सिंह ढींगरा जी के साथ इन सारे पहलू पर जानने की कोशिश करेंगे। विजय शंकर सिंह जी, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हाँ, संपर्क हमारा टूट गया लगता है। जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज मेरी आ रही है। नेटवर्क यहाँ का गड़बड़ है, कल 2-3 दिन से ही गड़बड़ है। अच्छा 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 जी। तो एक तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब सरकार ने ये कहा है कि पीड़ित पक्ष जो है उनका नार्को टेस्ट होगा, तो ये कहाँ तक उचित है और क्या इसकी आवश्यकता है, और अगर सरकार इस तरीके का कोई फैसला ले रही है तो क्या उसको ये इस तरीके को कोई अधिकार प्राप्त है? जहाँ तक इस केस की बात है, मुझे लगता है जब एसआईटी गठित हुई और एसआईटी जांच करने के लिए हाथरस में गई, तो एसआईटी ने जो प्रारंभिक जांच की और जो वहाँ गांव के लोगों से और पीड़िता के परिवार के लोगों से बात की, उसके बाद एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी होगी, उसी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं एसपी की कमी भी बताई होगी या वहाँ के पुलिस की कमी बताई होगी। उन्होंने ये करना चाहिए था, वो नहीं किया होगा। जी। नंबर एक, हमें लगता है कि उसी आधार पर, उसी रिपोर्ट के आधार पर एसपी को निलंबित किया गया होगा। जी। डिटेल अभी आया नहीं है, जब डिटेल पता चल जाएगी तो अपने आप सबको पता चल जाएगा। जी। दूसरी बात, जो आज ये बयान आया मुख्यमंत्री जी का जी कि वो नार्को टेस्ट वादी के परिवार का कराएंगे। अब यहाँ दो चीजें हैं। वादी यानी पीड़िता, जिसके साथ ये घटना घटी है, पीड़िता, अगर उसकी तरफ से मुकदमा नहीं लिखा गया है, घर के किसी और के व्यक्ति की तरफ से मुकदमा लिखा गया है, तो जिसकी तरफ से लिखा गया हो तो वादी हो जाएगा और पीड़िता ये विक्टिम हो जाएगी, लड़की। जी। नार्को, अब अगर नार्को टेस्ट कराने के लिए तो वादी के घर वालों की बात की जाती है, तो वो अगर मान लीजिए, कल्पना करिए कि वो ये बता देते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है, तो उनके ये कह देने से कि बलात्कार नहीं हुआ है, इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल फर्क पड़ेगा पीड़िता ने क्या कहा है। जी हाँ, जी। यही मेरा कहना है कि पूरा गांव ये कहता रहे कि एक्स के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, जी, लेकिन अगर एक्स ही ये कह दे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो बलात्कार माना जाएगा। कोर्ट किसके बारे में बड़ी स्पष्ट अवधारणा है, जो विक्टिम है उसी की बात मानी जाएगी। विक्टिम अपना बयान दे चुकी है और बयान देने के बाद दुर्भाग्य से वो इतनी बीमार थी और चोट से इतनी परेशान थी और कि वो बुरी तरह घायल होने के बाद उसकी डेथ हो गई है। जी। अब अगर वो जिंदा रहती जी और तब उसका अगर नार्को टेस्ट कराया जाता तो उस नार्को टेस्ट का महत्व था कि वही जी
जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। फिर लगता जी है कि फिर सिग्नल प्रॉब्लम चल रही है। जी 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 नेटवर्क की दिक्कत बता भी रहे हैं। हाँ 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 हाँ। नहीं, वो बात सही कह रहे हैं सर कि जो विजय शंकर जी कह रहे हैं कि जब जब पीड़िता की डेथ होगी, जिसने ये कहा कि हाँ उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो हम्म, नार्को टेस्ट किसी तीसरे आदमी का मतलब क्या रहता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कानूनन ही वैध नहीं होगा ये, मेरे हिसाब से तो कानूनन ही वैलिड नहीं है ये पॉइंट जी 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 चीफ जी। मिनिस्टर का। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ जी, हमारा संपर्क लगता है विजय अभी शंकर तो और। सिंह जी से जी टूट गया है। वो नेटवर्क की दिक्कत जो है बहुत आ रही है। तो अभी फिर कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की, नेटवर्क अगर ठीक हो जाता है। हाँ, बहरहाल अभी हम उनका। ये आप ये देखिए अमलेंदु जी, जी 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 कंपनियां ये कहती हैं कि जी 4G नेटवर्क हमारा बहुत फास्ट चलता है, जी 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 तो हम लोग कनेक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो वो जो पैसे ये चार्ज करते हैं हमारे से, वो हाई स्पीड नेट के चार्ज करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अभी जो विजय शंकर सिंह जी का हम लोगों ने लेख प्रकाशित किया है, तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हाथरस गैंगरेप में पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट उसे लगी चोटों के कारण ही हुई मृत्यु से यह तो प्रमाणित है ही कि उसके साथ एक हिंसक घटना घटी है। अब सवाल उठता है कि बलात्कार हुआ है या नहीं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि सैंपल में वीर नहीं मिला है, तो बलात्कार की पुष्टि नहीं की जा सकती। एडीजी धारा 375 आईपीसी, इसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है, में 2013 के पहले की धारा का पाठ कर रहे हैं। 2013 में इस धारा में संशोधन हो गया और अब अपराध यह अपराध धारा 376 आईपीसी में दिए गए दंडों से दंडित किया जाएगा। पीड़िता की इस मेडिकल जांच की रिपोर्ट से अपराध शिथिल नहीं हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीड़िता ने पुलिस को क्या बताया है। पीड़िता ने अपने हम्म। बयान में बलात्कार में किए जाने की बात कही और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। वीडियो से अधिक महत्वपूर्ण है वह दस्तावेज जिस पर पीड़िता का बयान दर्ज है, उसमें उसने क्या कहा है। अब जो भी उस बयान में कहा गया होगा वह अब स्वतः पीड़िता की मृत्यु के बाद मृत्यु पूर्व बयान में बदल जाएगा, जो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक प्रबल साक्ष्य माना जाता है। मुकदमे का यही आधार बनेगा। यानी कि विजय शंकर सिंह जी साहब कह रहे हैं कि मुकदमे का आधार जो है अब वो बनेगा जो पीड़िता का बयान हो चुका है। और विजय शंकर सिंह जी एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं और कानून के हर पहलुओं को जानते हैं और तमाम जांचें उन्होंने की जानते हैं, हैं। है ना। बिल्कुल। और बिना किसी दबाव के काम करने वाले अधिकारियों में उनकी गिनती होती। जी फिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ विजय शंकर सॉरी, सिंह जी। बार बार कट जा रहा है, जी नेटवर्क हाँ का जी वही हाँ जी हाँ जी प्रॉब्लम हाँ है। जी हाँ जी 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 कट रहा था। और ये जी तो आप वाईफाई अपने है साथ। और जियो का जी वाईफाई है। जी बताइए जियो की तो स्थिति है मैंने ये मतलब। कहा है कि अगर वो जीवित रहती तो उसके जी नार्को टेस्ट से ये बात हम साबित कर सकते थे या पुलिस साबित कर सकती थी कि उसका जी बलात्कार के बारे में दिया गया बयान सच है या झूठ है। जी अब वो संभावना खत्म हो गई है। जी हाँ जी सबसे महत्वपूर्ण इस मुकदमे में यह है कि उसने आखिरी बार मजिस्ट्रेट के सामने क्या कहा है। जी जी। जो वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं उनमें साफ साफ ये पता लगता है कि उसने बलात्कार की बात कही है और दो लोगों का नाम भी बताया है। जी ये बयान मजिस्ट्रेट ने लिखा होगा। वो जैसे ही लिखते हैं उसके बाद वो बयान सील बंद लिफाफे में रख के आईओ को दे दिया जाता है। अब वो जी बयान एसआईटी के पास होगा। जी। एसआईटी उस बयान को अदालत में पेश करेगी। वो हम्म बयान सबसे महत्वपूर्ण है। हम्म, बाकी लोगों का कहना बिल्कुल जी महत्वपूर्ण है। ये वैसे ही है जैसे कि घर भर, जैसे मैं किसी का अपने घर में किसी की हत्या कर दूं जी। और आप सब मेरे घर वाले हैं, हम्म आप मुझे बचाने के लिए हलफनामा दे दें और ये कहें कि नहीं ये तुम्हारे ही नहीं थे, हम्म। लेकिन अगर और सबूत मिलता है तो आपके कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जी माना जाएगा जी कि आप जो है मुझे बचाने के लिए कह रहे हैं। जी जी यहाँ भी जी यही बात मानी जाती है कि जो बात कही जा रही है घर वालों द्वारा, जी अब चूंकि इसका इतना ज्यादा पॉलिटिकल मामला बन गया है कि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, जी तो जी। चाहिए घर वाले दबाव में होंगे। हम्म और वो जिस तरीके से गांव के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, जी। गरीब लोग हैं, तो निश्चित रूप से दबाव में होंगे। और अगर हम्म। गरीब न भी हो, बहुत मजबूत लोग भी हों, तो भी हाँ। ऐसे दबाव में, जबकि अन्य अन्य जगहों पर तमाम प्रदर्शन हो रहे हों, कुछ जी। बलात्कारियों के पक्ष में आ गए हों, हाँ। सरकार भी हो, तो जी थोड़ा उनको दिक्कत होती है कि वो अपनी बात कैसे कहें।
तो मुझे नहीं लगता कि इस नार्को टेस्ट से कि ऐसा कुछ निकलेगा। नंबर 2, नार्को टेस्ट क्यों कराना चाहती है, ये कैटेगरिकली पुलिस को अदालत में बताना पड़ेगा जी कि ये झूठ बोला जा रहा है, हम सच जानना चाहते हैं। जी अब यहाँ यही सवाल उठेगा, चोट लगी है, किसने मारी है? ये तो लड़की ने जो बताया है वही मुख्य। जी 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 बिल्कुल। फिर नार्को टेस्ट के बारे में तो मेरा ये विचार है। जी जी जी। अच्छा, अब जो सवाल खासतौर से उठ रहे हैं, और मतलब जो सरकार के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, सवालिया निशान उठ रहे हैं, वो इस बात को लेकर के उठ रहे हैं कि आनंद फानंद में रात के 2 बजे मृतका का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया, वो भी परिवार वालों को बंद करके। तो इसके पीछे मतलब इस पे सवाल उठ रहे हैं कि इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की या प्रशासन की मंशा जो है वो ठीक नहीं थी, कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है या कुछ करवाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि सारा जो मतलब जिसे कहिए राजनीतिक विवाद जो बना, जो हुआ, वो उसके बाद ही ज्यादा तूल पकड़ा है इस मामले में। तो आखिर इसमें क्या आप समझते हैं, मतलब प्रशासन को इस तरीके से करना चाहिए था? आपका कहना सही है जी। हाँ, जो आप जो ये बात बता रहे हैं कि आनंद फानंद में 100 का अंतिम संस्कार कर दिया गया, इसको लेके ज्यादा बवाल मचा है। इसके बारे में हम 2 बातें बता दें। कभी कभी ऐसे समय में जब इस बात की संभावना होती है कि लोग डेड बॉडी को लेकर प्रदर्शन करेंगे, जी, तो हो सकता है कि कल के दिन कोई और बड़ी समस्या घटित हो जाए। जैसे डेड बॉडी आ गई, उन्होंने चौराहे पर रख दिया, जाम लगा दिया, उस जाम को खुलवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, क्या पता गोली भी चलानी पड़ी। तो उस बड़ी घटना को बचाने के लिए रास्ता निकाला जाता है कि ये दाह संस्कार चुपके से कर दिया जाए, लेकिन इतना चुपके से नहीं किया जाता कि घर वालों को पता नहीं चले। उसमें सबसे पहले घर वालों को बुला लिया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, कॉन्फिडेंस में लेने के बाद तब उन्हीं से सब कुछ कराया जाता है और उनको फिर मीडिया के सामने पेश भी किया जाता है कि भाई हम अपना दाह संस्कार हमने कर दिया, हम संतुष्ट हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है जो जल्दी जल्दी किया गया। इसमें अगर इतनी परिवार से बिना बात किए नहीं करना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं कि हमने परिवार का एक आदमी बुला लिया था, लेकिन जब टीवी पर दूसरी बात जब देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसकी माँ कुछ और कह रही है, भाभी कुछ और कह रही है, भाई कुछ और कह रहा है। तो जाहिर है कि आज के सोशल मीडिया के युग में, आजकल जब हर आदमी के हाथ में कैमरा है और हर मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर है, तो कोई चीज छुप ही नहीं रह सकती। वो जैसे उन्होंने अब रोक दिया। यहाँ मैं एक चीज के लिए रोकूंगा, सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा है वो ये भी है कि वो गलत रिकॉर्ड करके भी दिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो असली आवाज ही रिकॉर्ड की हो, फोटो किसी की भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग किसी की भी हो सकती है। सोशल मीडिया पे तो झूठ भी बहुत फैलाया जाता है ना सर, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जाता है, तो इसका सीधा उपाय ये है कि जब ये हंगामा हुआ उस समय और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते सारे मीडिया आइए, घर वालों से बात करिए और लाइव करिए, जो बताना हो आप बताइए। तो लोगों का भरोसा जब तक मीडिया जाएगा ही नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने मीडिया को जाने दिया, कल तक नहीं जाने दिया। हाँ, देखिए मैं अपनी नौकरी में 1 साल यूपी जी, और उस नाते मेरा अखबार वालों से, तब अखबार वालों से काफी अच्छा संपर्क था, आज भी है। उन लोगों में से बहुत लोग दिल्ली में अच्छे पत्रकारों पे हैं। तो मेरा चीज अनुभव है कि अखबार तो छपेगा सवेरे। जी जी, उस समय अखबार ही हुआ करता था और टीवी हुआ करता था, सोशल मीडिया नहीं था। मैं 95 की बात कर रहा हूँ। जी जी, अखबार तो छपेगा, अखबार के छपना बंद नहीं होगा। अगर पुलिस अपना वर्जन नहीं, बिल्कुल जी, तो हवाले से जो उनको मिलेगा छाप देंगे। जब छाप देंगे तो फिर आप चिल्लाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं। जब हम कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं तो वो कहें फिर आपने सच में बताया क्यों नहीं। जी, जैसे मैं वहाँ तैयार हूँ, मैं सपोज करें मैं हाथरस में पोस्टेड हूँ और अमलेंदु जी मुझसे पूछे भाई साहब क्या हुआ है, नॉर्मल बातचीत में मैं कहा कुछ भी नहीं हुआ है, वो आपको बताने लायक नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये बाहर निकलेंगे, ये अपने काम करने गए, ये इनको जो मिलेगा वो छाप देंगे। दूसरे दिन मैं कहूँगा आपने गलत छाप दिया, तो आप कह सकते हैं कि हम तो आपसे पूछ रहे थे। दूसरा तरीका है कि उनको हम सारी बात बता दें, बता के ये भी रिक्वेस्ट कर ले
कि भाई देखिए इतना छापिएगा, इतना भी मत छापिएगा, तो हाँ। ऐसे में मदद भी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगी मिस हैंडलिंग हुई है, और ये मिस हैंडलिंग हाँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी लेवल पर ही हुई है, और एसपी लेवल पर उनके दंडित हो ही गए हैं, सस्पेंड हो ही जी गए हैं, जी उसकी जांच वांच होगी, जो भी आगे होना होगा होगा। डिस्ट्रिक्ट जी जी। मजिस्ट्रेट का मुझे लगता है ये और जो बात आ रही है हम्म। उन पर भी आज या कल में कोई ना कोई कार्रवाई होगी, लंबे समय तक नहीं बचाया जा सकता। अच्छा, पंकज झा एक बड़े पत्रकार हैं, मतलब तो उनका भी एक थोड़ी पहले ट्वीट था। अब वो कह रहे हैं कि हाथरस के एसपी विक्रांत वीर को सस्पेंड किए जाने और डीएम प्रवीण कुमार पर कोई कार्रवाई ना होने से यूपी के नए आईपीएस अफसरों में बहुत नाराजगी है। अपने एसोसिएशन के ग्रुप चैट में लिखा है कि जब भी कुछ होता है पुलिस अफसरों को बलि का बकरा बनाया जाता है, जबकि हाथरस केस में सारे फैसले डीएम ने किए। अच्छा, ये बात जो है, मतलब अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये ग्रुप चैट में लिखा गया है नहीं लिखा गया है, लेकिन ये चीज़ तो अक्सर देखने में आती है कि बलि का बकरा जो है आईपीएस अफसरों को बना दिया जाता है, और आईपीएस अफसर भी इसमें साफ बच के मतलब निकलने की कोशिश करते हैं या निकल जाते हैं। या ये कहिए कि आईपीएस अफसरों की लॉबी जो है, मतलब प्रशासन में आप तो रहे हैं, आप तो सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो आईपीएस अफसरों की लॉबी जो हावी रहती है, और तमाम बड़े फैसले जो है वो आईएएस अफसर ही लेते हैं, और लागू उनको जो है वो आईपीएस अफसरों के जरिए कराया जाता है। तो क्या इस तरीके की कोई चीजें हैं, मतलब जिस तरीके की ये ट्वीट है, मतलब इस तरह की चीजें हो सकती हैं? प्रशासन में भी जैसे राजनीति में भी लॉबी होती है, पत्रकारिता में लॉबी होती है, जी किसी जी भी व्यापारिक संगठन में से वहाँ लॉबी होती है, वैसे जी ब्यूरोक्रेसी में भी लॉबी होती है। जी जी जाहिर है कि आईएएस अफसर सरकार में हैं, मुख्यमंत्री के सचिव हैं, अगल बगल रहते हैं, उनकी रोज मुलाकात होती है, जी वो अपनी लॉबी बना के सीएम को कन्विंस कर सकते हैं। जी जी आईपीएस अफसर उनकी नजदीकी उतनी नहीं होती है, वो दूर होते हैं। दूसरे, ऐसी स्थिति में जब घटना हो जाती है जी तो बलात्कारी और जो बलात्कार जो पीड़ित लेडी है, पुलिस खुद ही बैकफुट पे आ जाती है, अरे क्या बवाल हो गया। जी जी ऐसी स्थिति में वो एक बार चीजें बिगड़ जाती है, बिगड़ती चली जाती है, जी जी जिसमें हम दोनों का रोल अलग अलग कर देते हैं। जी दो चीज होती है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन हम्म, और क्राइम को अदालत में ले जाना, मुकदमे को। ये पुलिस का रोल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई भूमिका नहीं है। जी जी ये जी काम एसपी का है कि वो उसकी तफ्तीश कराए, सबूत इकट्ठा करें, सही है तो चार्जशीट भेजे, गलत है तो खारिज करें, ये उसका काम है। डीएम उसमें दखल नहीं देता। जी ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बवाल हो जाता है, सड़क जाम वगैरह हो जाता है, तो फिर डीएम और एसपी दोनों की जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थिति में दोनों ही मिल के बात करते हैं और मिल के चलाते हैं। हम लोग ट्रेनिंग में थे तो इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी का रिश्ता क्या होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी का रिश्ता हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए। जी जी वो उतने ही कॉर्डिनेट होना चाहिए जितने के लिए घर चलाने के लिए जरूरी है। जैसे टकराव होता है फिर वो होने लगता है, दिक्कत होने लगती है। तो प्रैक्टिकली पावर जो है पुलिस के पास कुछ है, मजिस्ट्रेट के पास कुछ है, लेकिन ऐसी स्थिति में नॉर्मल टकराव होता नहीं है। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती रहती है, लोग चला जाते हैं। इस मामले में जैसा हो रहा है, निश्चित रूप से ऊपर से कहीं ना कहीं, ऊपर से मेरा मतलब मुख्यमंत्री लेवल से या गृह सचिव लेवल से या डीजी लेवल से कुछ न कुछ कहा सुना गया होगा। असली दिक्कत तभी होती है जब ऊपर से कुछ कहा सुना जाता है, तो ऊपर वही पता रहता है जो कि नीचे से बताया जाता है। जी 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 नीचे वो पता रहता है। अब जैसे आप पत्रकारिता में जो फील्ड पे रिपोर्टर होगा, उससे अपने संपादक से ज्यादा पता होगा। बिल्कुल, संपादक का अनुभव होगा, संपादक का अपना अनुभव होगा, उसके अपने सूत्र भी होंगे। लेकिन जो गांव जाके 10 किलोमीटर पैदल चल के समाचार ला रहा है, उसे एक एक चीज पता है। अब संपादक का ही नहीं, मैं नहीं जानता, आप ऐसा नहीं ऐसे लिखिए, वो अलग चीज होती है। बिल्कुल, वो अखबार की पॉलिसी हो सकती है, संपादक की नीति हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है, उससे नहीं जाना है। यही चीज यहाँ पर हुई। अगर ऊपर से बराबर कहा जा रहा है कि आप डेड बॉडी रात में जलवा दीजिए, घर वालों से संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मर्जी तैसे इसको करिए, और नार्को टेस्ट कराइए, तो कहीं न कहीं से कहा जा रहा है। जब कहीं न कहीं से कहा जा रहा है तो आपने एक्चुअल फील्ड पे जो है उसके बाद आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कुछ करने का। जी अब जैसे टीवी पे आ रहा था कि एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिस्टर मीना है, 2018 वर्ष के यंग आईएएस हैं, उनकी एक पत्रकार के साथ झगड़ा हो गया। जी जी उन बेचारे से ये कहा गया होगा कि इसके आगे किसी को नहीं जाने देना। हाँ बिल्कुल सही बात। कैसे जाने देगा वो? अनुभवी लोग होते हैं,
हाँ, तो उसको भी दूसरे दृष्टिकोण से रखते हैं, हाँ, वो मुलायमियत से बात करते हैं। जी जी कई लड़के हैं हाँ, अनुभव ज्यादा नहीं है तो वो भिड़ जाते हैं। जी और जी भिड़ने का लिहाजा ये होता है कि पूरी दुनिया भर में ये जाता है बड़ा एरोगेंट अफसर है, बड़ा एरोगेंट अफसर है। हाँ, लेकिन उसका दर्द भी देखिए कि वो उसको ये नहीं पता क्यों नहीं जाने दे, उसे बस पता कि नहीं जाने देना। हाँ, बिल्कुल। तो ये कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। हम्म, बिल्कुल सही बात है, और प्रैक्टिकल दिक्कतों को समझना भी चाहिए, मतलब जनता को भी समझना चाहिए, जी, और जो शासन मेरा में बैठे मेरा लोग मैं एक चीज उनको ये भी समझना कहूंगा चाहिए। जी कि मैं जब डीजी साहब का प्यारो था तो हमारे डीजी थे BS माथुर साहब। जी 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 वो बाद में भारत सरकार के सेक्रेटरी से रिटायर हुए। हाँ हाँ, फेसबुक पे है, हम्म, फेसबुक पे है भी वो। जी जी तो वो अक्सर वो कहते थे कि जो आप बताना चाहते हो आप इनको बता दो, हम्म, आप खबर मत छुपाओ, जी क्योंकि तुम नहीं बताओगे कहीं ना कहीं से इनको पता लग जाएगा। हम्म, तुम बता रहे होगे तो ये बात रहेगी कि भाई हमने तो आपको बता दिया था। जी हाँ, उसके जी बाद अगर जो डैमेजिंग अगर हो रही है तो इतना तालमेल बन जाता है प्रशासन का पत्रकारों के साथ कि वो जी फिर उसको डैमेज नहीं करना चाहते। हम्म, लेकिन उस समय से आज में फर्क है। उस जी समय बहुत सिर्फ फर्क। अखबार था तो हाँ, 24 उस वक्त घंटे में अखबार एक था, बार, बिल्कुल तो बिल्कुल। 24 घंटे में एक बार छपते थे और उसकी भी एक सीमा थी, हाँ, शब्दों की सीमा थी, कॉलम की बिल्कुल। सीमा थी। आपको एडवर्टीजमेंट भी लगाना है और खबरें भी हाँ, लेनी है जी तो आप कम कर सकते हो। आज मीडिया असीम हो गया है। हाँ, हमने आपको बात कर ली कि आप चलो ठीक है आप मैनेज करेंगे, पता लगा हरप्रीत सिंह जो मैनेज नहीं हो रहे हैं, हाँ ये सीधे छेड़ दे रहे हैं। हाँ हाँ और इन लोगों को छोड़ दीजिए, हाँ, सोशल मीडिया पर कोई सोशल आदमी मीडिया पे, है जी वो हाँ, वीडियो बना के डाल दे रहा है, जी जी व्हाट्सएप कर दे रहा है, वो व्हाट्सएप मुख्यमंत्री को कर दे रहा है, डीजी को कर दे रहा है, हाँ, सारे अधिकारियों को कर दे रहा है। जी तो जी उससे आज की दुनिया में जो पुलिसिंग करना मैं समझता हूँ कहीं ज्यादा कठिन है हम लोग के समय से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा कठिन है, और तकनीक अच्छा, भी एक और एक्चुअली खबर आ रही है। नहीं है। जी 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 एक और खबर आ रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है। हाँ अच्छा, पहले ये रोक रहे थे, तो दे कैन गो नाउ एंड दे मीट इट, हम्म अलाउड टू गो टू हाथरस। हम्म, अब वो हाथरस जाके मिल पाएंगे फैमिली से या ये नहीं पता है, पर हाथरस जाने की इजाजत मिल गई। नहीं हाँ, ऐसा है कि ये ब्रेकिंग ये न्यूज है। हाँ ये जो ब्रेकिंग न्यूज है ये बात सही है, वो निकल भी चुके हैं। ये मुझे हाँ, सोशल मीडिया से पता लगा, निकल चुके हैं, तमाम लाइव ना आ रहे हैं। इसके हम बारे लोगों में ने भी मैंने वीडियो उनका जारी किया है, प्रियंका गांधी रोका फ्रंट जाना लाइन ही पे आई गलत, जाती है। उनको रोका। अच्छा मान लीजिए राहुल गांधी वहां पहुंच जाते तो क्या करते? जी आप सही बात है। 144 मीटर की बैरिकेड कर देते चारों तरफ से और कहते भाई 5 आदमी चले जाइए। जी जी वो जी घर वालों के साथ मिलते, कुछ कैमरे होते, हाँ? कुछ फोटो खिंचाते हम्म, और उसके बाद ये कहते मैं ये करूंगा। हाँ अब ये समझ उठा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, हम्म, वो राजनीति तो करेंगे ही करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब राजनीति में तो राजनीति करेंगे। हाँ, वो राजनीति में है तो राजनीति ही करेंगे बिल्कुल। और राजनीति करने के लिए वो जा भी रहे हैं, ये बात भी सही है। हाँ प्रॉब्लम हुई है कि अगर उनको आप नहीं जाने दे रहे हैं हाँ, तो वो ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रहा है बनिस्पत आप जाने देकर। नहीं, और आप जाने नहीं दे रहे हैं, ये भी हाँ, राजनीति है। देवरिया में ये भी एक राजनीति जगह है। हाँ, हाँ देवरिया में एक जगह है रामकोला। जी हाँ, रामकोला रामकोला में है, चीनी मिल में फायरिंग हुई थी, पुलिस फायरिंग हुई थी रामकोला चीनी मिल पे। पुलिस फायर में उसमें वही तैनात था। अच्छा मैं अच्छा उसमें अच्छा अच्छा, मैं उसमें एडिशनल एसपी देवरिया था जी जी और जी 2 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। जी जी उसके बाद वो कम से कम 4 महीने तक वहां डेली कोई ना कोई हाँ, मंत्री, कभी महेंद्र सिंह केटाट, कभी कोई मंत्री, कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह, कभी चंद्रशेखर जी, हाँ हाँ, कभी और भी नेता पूरे दुनिया भर के, दुनिया भर के नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत भर के नेता वहां आते रहे। जी जी उस समय जो पॉलिसी बनी तो डीजी साहब हमारे प्रकाश सिंह साहब थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उन्होंने सिर्फ एक लाइन मैसेज भेजा कि आप घर वालों के पास, फैक्ट्री के पास पूरी सिक्योरिटी रखिए, किसी को आने जाने से रोकिए नहीं, जिसको आना है जाए, जिसको बात करना है बात करें, अकेले में बात करने के आप दूर हट जाइए, अकेले में बात करने दीजिए। और आप देखिए कि थोड़ी दिक्कत हम लोगों को हुई लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अंत में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के जाने की बात है तो लगा कि बहुत ज्यादा तमाशा हो जाएगा, तो जी। सूर्य प्रकाश शाही मंत्री थे, जी जी उनका नहीं इनको तो गिरफ्तार करवा लीजिए। हम्म, वो क्या, कब इन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया, चले जाए इनको गिरफ्तार करवा लीजिए। जी तो सूर्य प्रकाश शाही को उनसे दबाव देने पे गिरफ्तारी की बात हुई, वीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया। जी और गिरफ्तार करने के बाद जो अब तो जो स्मूथली चल रहा था
तो हाँ। बाद में और तमाशा हो गया, पीपी सिंह गिरफ्तार हुए, दूसरे दिन मुलायम सिंह आया, उनको गिरफ्तार कर गया, तीसरे दिन जनेश्वर मिश्रा 400 लोगों के साथ आके 24 घंटे धरने बैठे रहे, रात भर हम लोग उनको गिरफ्तार करते रहे, क्योंकि मैं वहाँ तैनात था। लोग लोकल सपोर्ट मुझे बहुत उनसे बातचीत करके हम लोग जी। तो आप प्रॉब्लम को डिफ्यूज करना चाहते हैं तो रोक दीजिए, और अगर प्रॉब्लम को हल करना चाहते हैं तो आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए, सही बात। बस ये जरूर करिए। देखिए यहाँ प्रॉब्लम जैसे अगर वहां रोक दिया गया होता और ये कहा गया होता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिन लोगों से कि हम साहब आप इतने लोगों को नहीं जाने देंगे, 3-4 गाड़ी में जी, हम इतने लोगों को नहीं जाने देंगे, 3-4 गाड़ी में आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं, जी, जी, 3-4 गाड़ी एस्कॉर्ट करते ले जाते, मिलवा लाते, वापस ले जाते। हाँ, भीड़ नहीं जाने देनी चाहिए, वो हंगामा नहीं होना चाहिए। वैसे ही बैरिकेडिंग हो रखी है। अच्छा, मीडिया को आप क्यों रोक रहे हो? मीडिया को आप रोकोगे, मीडिया कहीं ना कहीं से वीडियो मंगवा ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई बड़ी बात है नहीं। आपके पास स्मार्टफोन है। बिल्कुल बिल्कुल, तो सूत्र तो यही है ना। हाँ बिल्कुल, और जो बड़े बड़े संस्थान है सबके जो है गाँव तक सूत्र होते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक चीज कही जाती है कि बलरामपुर वाले पर क्यों नहीं कहा जा रहा है। हाँ, मैं आपको बलरामपुर वाले बता दूं, बलरामपुर वाली जो घटना है वो भी रेप की घटना है, वो भी इतनी ही निंदनीय और घृणित घटना है, लेकिन उसने वहां की पुलिस ने कार्रवाई तुरंत कर ली जी। जैसे ही घटना हुई रात में ही मुकदमा कायम कर लिया, गिरफ्तारी कर ली, गिरफ्तारियां भी, और डेड बॉडी घर वालों को ही दी, उसमें कोई इशू बन नहीं पाया जी। यहाँ शुरू से ही गलतियां होती रही। अच्छा, यहाँ एक बात और कही जा रही है कि जो एसपी साहब यहाँ मौजूद मतलब तैनात थे, क्या वीर विक्रांत सिंह जी, तो यही वो एसपी थे जो उन्नाव का केस हुआ था सिंगर वाला, तो ये वहां भी एसपी थे। तो अब या तो ये कहिए कि ये मतलब एक कोइंसिडेंस है कि भाई उस समय भी वो वहां थे, या अनुभव में कमी थी, या इनको सीधे सरकार हम लोग नौकरी में इसको दुर्भाग्य बोलते हैं जी जी, हम लोग नौकरी में दुर्भाग्य बोलते हैं कि यार वहां भी यही बवाल हुआ, यहाँ भी यही बवाल हुआ। अदरवाइज लेकिन ये था कि मिसहैंडलिंग उन्नाव में भी हुई जी। देखिए, अमलेंद्र प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये सोच लेते हैं कि इस चीज को हम सबसे छुपा ले जाएंगे और कोई जान नहीं पाएगा जी। जब ये दिमाग में हमारे आ जाता है तब सारी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम छुपा नहीं पाते, कुछ चीजें उभर जाए। ये नार्को टेस्ट करा ले, कुछ करा ले, जो भी कराना चाहे कराएंगे, जो कानून कैसा कराएंगे, लेकिन ये बराबर वहां नहीं रख सकते। 2 दिन 3 दिन 1 महीना तक वहां पुलिस लाए, बाद में जब खुलेगा लोग बताना शुरू करेंगे, वही लोग बताना शुरू करेंगे, तो राजनीति तो कभी भी हो सकती है। दूसरा में इलेक्शन आ रहा है बिहार में, तो इसका बिहार के चुनाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हम नहीं बता पाएंगे, आप बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये चीजें इशू बनेंगी। नहीं, इशू बनेंगी, निश्चित तौर पे इशू बनेंगी। और चूंकि आप चीजें बनाते हैं तो यहाँ की चीजें भी दूसरी जगहों पे इशू बनेगी। आज के इस मीडिया के युग में कोई चीज लोकलाइज नहीं है। अमेरिका में एक काला आदमी एक व्हाइट पुलिसमैन के द्वारा मारा जाता है जी, पूरी दुनिया में इशू बनता है। उसका असर मेरे गांव में होता है जी। मेरे गांव में जो कि अखबार भी नहीं पढ़ते वो भी पूछते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ। उन्होंने लक्ष्य में भी शायद अमेरिका नहीं देखा होगा, लेकिन वो पूछते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ। तो ये अवेयरनेस बढ़ गई है, सोशल मीडिया ने अवेयरनेस बढ़ा दिया है जी। आज किसी को किताब पलटने की जरूरत नहीं है, आज से गूगल पे कुछ वर्ड्स डालिए, वो चीज आ जाएगी। आपकी रुचि है तो पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल नहीं रुचि है कोई बात नहीं, अलग बात है। तो आजकल ज्ञान की सीमा असीम है, वो उपलब्ध भी है बिल्कुल। पहले क्या होता था कि मुझे कोई लिखने के लिए आप किताब पढ़ते थे, लाइब्रेरी जाते थे, किसी से पूछते थे, आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, आप और पढ़ लीजिए। तो हमें इसी हिसाब से पुलिसिंग को भी या एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसी हिसाब से ट्यून अप करना पड़ेगा। आप जैसे रात 12 बजे भी आने वाली खबर 12:05 तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है, इसका मतलब दुनिया तेजी से भाग रही है। हम ये सोचें कि सवेरे 6 बजे हम मुकदमा लिखेंगे, तब तक तो सवेरे तक तमाशा हो जाएगा। बिल्कुल हम उस चीज के लिए कितने तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि तमाम इन तैयारियों के बावजूद भी पुलिस पे आप सस्पेंड जरूर कर दीजिए, जो कुछ करना हो करिए, लेकिन पुलिस के संसाधन भी तो बढ़ाइए। थानों में सिपाही कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, ओवर वर्क आदमी है। हमारे हेल्थ पुलिस कर्मियों के हेल्थ की पोजीशन आप देखिए तो आपको 40% से ज्यादा आदमी डायबिटिक मिलेंगे यंग एज ऑफ 40-45 में।
डायबिटिक मिलेंगे और मेंटल हेल्थ जो है बहुत डिस्टर्ब है, मतलब पुलिस के लोगों की मेंटल हेल्थ है वो इतना तनाव प्रेशर। रहता है, 24 घंटे ड्यूटी जो है, बहुत ज्यादा तनाव है जी। और ये मोबाइल एक और बवाल आ गया है, रात 4 बजे जी। जिसका मर्जी वही फोन कर देता है। जी जी मैं अपनी जी। बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नौकरी वालों की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। फोन बंद करो तो साहब वो तो फोन ही नहीं उठाते। हाँ लेकिन आदमी कितने, तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वो भी है, जी हाँ तो इस बिल्कुल पर भी बिल्कुल। सरकार को जरा ध्यान देना चाहिए। पिछले 5 साल से पुलिस की कायदे की भर्तियां नहीं हुई हैं, जो भर्तियां हुई हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है, हाँ दरोगाओं की कमी है, सिपाहियों की कमी है, जी इन सब चीजों की कमी है, कौन भुगतेगा? ये सब अल्टीमेटली मेंटल प्रेशर ही पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेंटल प्रेशर होगा, और इसीलिए जो है लगातार 24 घंटे हमने लगते हैं काम हमने करते हैं। हमने सोचा थोड़ा अपने विभाग की बातों को भी आपके नहीं माध्यम नहीं से नहीं नहीं, लोगों तक बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाएं, बिल्कुल जरूरी है, और ये चीजें क्योंकि भी ये भी एक सामने जरूरी आनी चीज चाहिए। है। बहुत जरूरी चीजें हैं, क्योंकि जो एक परसेप्शन जो है जनता के दिमाग में बन जाता है, मतलब उस परसेप्शन के सामने जो दूसरे पक्ष है वो भी आना जरूरी है, क्योंकि अगर एक तरीके का ही परसेप्शन बना रहेगा तो चीजें सही तरीके से सामने नहीं आएंगी। मतलब हम चूंकि एज ए मीडिया पर्सन होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, हमारा दायित्व है कि हम जनता की बात रखें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी जो दूसरे पक्ष की नहीं, ये चीजें परेशानियां हैं। मेनली आप लोग ये चीजें आप लोग किसी भी थाने में जाते होंगे, आपको पता लगे, आपके तमाम पुलिस के दोस्त होंगे जो कि बिल्कुल बिल्कुल कांस्टेबल होंगे, सब बिल्कुल। इंस्पेक्टर, हाँ हाँ डीएसपी बिल्कुल बिल्कुल होंगे, बिल्कुल 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 अरे तमाम लोग हैं तुरंत जो आपको हाँ, बताएंगे। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं बताएंगे। मैं बता देता हूँ असलियत बात। जो एसआई जी हाँ होता है, जो इंचार्ज होता है थाने का, उसको थाना छोड़ने की इजाजत ही नहीं होती। वो 24 घंटे वहीं ड्यूटी पे रहता है बेचारा, वो घर ही नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो घर ही नहीं और जाते हर हैं। साल बिल्कुल सही बात है। तो विजय शंकर जी आपका। राजनीतिक हस्तक्षेप की। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ। हेलो। जी 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 हाँ, राजनीतिक स्तर पे आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं सिर्फ एक लाइन ये कहना चाहता हूँ कि जी हमें जो पुलिसिंग है या एडमिनिस्ट्रेशन है, जी इस बदलते वक्त के जी साथ बदलना चाहिए, क्योंकि हमें मान के चलिए सरकार किसी की भी हो, दुनिया का कोई जी अपराध कभी नहीं रुकता। जी जब तक बिल्कुल। समाज है अपराध रहेगा, और अपराध की खोजबीन के लिए पुलिस को हर तरीके से सन्नद्ध किया जाना चाहिए, मेंटली, फिजिकली, लॉजिस्टिकली, इमोशनली। ये मेरा जी कहना है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक तो विजय शंकर सिंह जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि आपने एक लंबा वक्त हम लोगों से बातचीत के लिए निकाला, हमारे दर्शकों को सारे जो इस केस से जुड़े हुए कानूनी और सामाजिक मतलब और पहलू थे उनसे अवगत कराया, और जो पुलिस के सामने दिक्कतें आती हैं पुलिसिंग में उस पर भी आपने प्रकाश डाला, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। और अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आपने हमारी ये बातचीत सुनी होगी, और आप अगर फेसबुक पर इसको देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, और हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। हम अपने दर्शकों का एक बार फिर आभार प्रकट करते हैं, और अवकाश प्राप्त वरिष्ठ IPS अफसर विजय शंकर सिंह जी का भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमसे बातचीत करने के लिए समय जी, आप निकाला। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जी और बहुत मुझे बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा, आगे भी हम लोग बात जी हाँ करते जी हाँ रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग आगे भी बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। धन्यवाद कोई सर। नेटवर्क